सिलसिला जारी है। कुछ छात्र वो भी हैं जो कि किस्मत से कह लीजिए आ सके हैं, भारत वापस लौट सके हैं। इनमें यूक्रेन से लौटी पानीपत की बेटी साक्षी भी शामिल है। बेटी के घर पहुंचने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। साक्षी की ओर से लेकिन एक बड़ी बात कही गई है। साक्षी का कहना है कि किसी ने मदद नहीं की। साक्षी की ओर से कहा गया है कि संकट की इस घड़ी में किसी ने कोई मदद नहीं की है। खुद के खर्च पर डबल किराया देकर साक्षी भारत लौट सकी है। तो 24 फरवरी को वापस लौटी हैं साक्षी। पानीपत की रहने वाली हैं, पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी, लेकिन जैसे ही ये जंग हुई, हमला बोला गया, इस बीच मुंह भी फंसी, लेकिन 24 तारीख को वापस किस्मत से कह लीजिए अपने ही भरोसे लौट चुकी हैं। बड़ी बात कही गई उनकी ओर से कि किसी की ओर से कोई मदद या सहयोग नहीं हुआ है। खुद के खर्च पर, डबल खर्च पर वापस वो लौटी है। हालांकि अपने दोस्तों को बचाने की गुहार उनकी ओर से लगाई गई है। पानीपत के गांव गांजबड़ की रहने वाली हैं साक्षी। तो साक्षी जैसे ही बहुत सारे बच्चे वो हैं जो कि अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, जो या तो टिकट का किराया नहीं दे सके, या फिर टिकट सस्ती होने का इंतजार करते रहे, या किसी को लगा कि अभी तो स्थिति सामान्य है या हमले जैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो वो लोग, वो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। लेकिन साक्षी वापस आई है। 24 तारीख को इनकी वापसी हुई है। साफ शब्दों में कहा गया कि किसी ने कोई मदद कम से कम नहीं की है। खुद डबल खर्च देकर, डबल किराया टिकट का देकर वो भारत, वो अपने घर पानीपत लौट सके हैं। चलिए साक्षी के घर आपको लिए चलते हैं। प्रदीप रेड्डू हमारे संवाददाता साक्षी के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्रदीप, साक्षी से आप जानिए कि किस तरह का अनुभव रहा और किस तरह से सफर कटा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र तो वो हैं जो कि अभी इंतजार कर रहे हैं कि भारत वापस जा सकेंगे। सरकार से मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। जी ज्योति, देखिए इस वक्त मेरे साथ साक्षी मौजूद है जो अभी रिसेंटली यूक्रेन से लौटी है बड़ी मुसीबत से। तो यही बताइए साक्षी, बताइए किस प्रकार का सफ़र रहा, कितनी मुसीबत की, वहाँ के हालात कैसे थे? मैं वहाँ से अपने खर्चे पे आई हूँ। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई थी और मतलब डबल खर्चा हुआ था। जैसे पहले 30-40 के आसपास होती थी, अब मैं 60-70 की टिकट करवा के आई हूँ। अब वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी में थी, आप किस चीज़ की स्टडी कर रही थी और कैसे हालात है वहाँ के? मैं मेडिसिन स्टडी कर रही थी, दनीप्रो पेट्रोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम दनीप्रो। और अभी क्या स्थिति है? आपके दोस्त जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, वीडियो भेज रहे, कैसे हालात है अभी? अभी तो हालात बहुत बुरे हैं। उनको ये बोल दिया गया है कि बंकर्स में तुम जाके बैठ सकते हो। उनको बंकर्स की लोकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन मतलब बंकर्स में भी जगह नहीं है क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे हैं और लाइट गई हुई है, खाना नहीं मिल रहा है टाइम पे। और जो बच्चे कीव में हैं, एम्बेसी में, मतलब जो एयरपोर्ट के लिए निकले थे, जब एयरपोर्ट पे कब्जा हो गया था तो उन्हें फिर एम्बेसी में शिफ्ट किया गया। वहाँ भी लाइट नहीं है, ज़मीन पे ही है, ना खाना मिल रहा है। 5-5, 6-6 बच्चे एक ही प्लेट से शेयर कर रहे हैं खाना। तो देखिए ज्योति, यहाँ पर स्थिति कितनी जी। खराब है कि एक प्लेट में 6-6 बच्चे वहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर साक्षी के माता पिता भी हमारे साथ हैं जो परेशान थे जब उनको पता लगा। आपसे पूछना चाहूँगा जी, जब इनका फ़ोन आया तो क्या 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 आप लोगों की तरफ से क्या प्रक्रिया थी? उस टाइम तो मान लो बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि मतलब लड़ाई छिड़ने वाली है, ठीक है, इसलिए हमने बोल दिया था जितना जल्दी हो सके टिकट जल्दी से जल्दी करा के और आ जाओ। डबल किराया दिया? डबल किराया दिया है। पहले तो वही 25-30 के आसपास हो जाती थी टिकट, अब तो 60-70 के बीच में 80 तक गई हुई है टिकटें। तो देखिए यहाँ पर एक बात साफ है कि किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। अपने खर्चे पर साक्षी पानीपत लौटी है। जी बिल्कुल प्रदीप, ठीक कहा कि अपने खर्च पर, अपने भरोसे ही खुद वो लौटी हैं, किसी की ओर से कोई मदद नहीं की गई। प्रदीप, आप पूछिए साक्षी से कि राजधानी कीव से कितनी दूरी पर थे और क्या पहले कभी लगा कि लड़ाई की स्थिति हो सकती है? हालांकि खबरें लगातार सामने आ रही थी कि क्या कारण रहा, क्या लोगों को ये भनक नहीं थी कि वाकई हमला बोल सकता है कि रूस, या लगा कि लड़ाई तो नहीं होगी कम से कम, तभी इतनी देरी हुई? आप कहाँ पर आप स्टडी करी थी और कीवी से कितनी दूरी पर थे आप लोग, और क्या आप लोगों को लगा था कि, कब लगा आपको कि हमला होने वाला है और वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? मैं दनीप्रो में पढ़ती हूँ और वो कीव से लगभग 6-7 घंटे की दूरी पे है। हम भी बस से ट्रैवल करके गए थे वहाँ तक।
उस टाइम पे भी हालात ख़राब ही थे, मतलब ये था कि कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम आए थे। और उस टाइम पे यूनिवर्सिटी बोल रही थी कि मतलब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जाना है नहीं जाना है, और ये भी बोल रहे थे क्लासेस ऑफलाइन भी हो सकती हैं, इतना कोई श्योर नहीं है कि कुछ होगा। लोकल जो सिटीजन थे वहाँ पर वो भी कहीं और शिफ्ट हो रहे थे या फिर वो लोगों से आप लोगों की बातचीत भी हुई थी? वहाँ पर कैसा माहौल था उनकी? वो भी मतलब डरे हुए थे, लेकिन इधर उधर कहीं मूव नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो उनको तो वहीं रहना है, तो फिर वो तो वहीं पे थे। तो देखिए किस प्रकार के हालात थे। साक्षी लगातार बता रही है कि सिटीजन भी वहाँ के डरे हुए थे। जब इनको एहसास हुआ कि अभी हमले की जानकारी मीडिया के जरिए मिली, वहाँ के लोगों के जरिए मिली, तो भी इन्होंने हिंदुस्तान लौटने की सोची। जी। बिल्कुल। प्रदीप, आप इनसे आखिरी सवाल ये पूछिए कि बाकी जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए सरकार से क्या अपील करेंगी, और जो लोग बचे हैं जो कि नहीं आ सके, क्या उनको वाकई सरकार से उम्मीद है कि सरकार उनको लेकर आएगी? साक्षी, आपके जो दोस्त फंसे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे सरकार को? क्योंकि अभी तक तो किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, तो अपने दोस्तों के लिए क्या कहना चाहोगे? कैसी स्थिति है, क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी सरकार को कि उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहाँ के बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, और रात लाइट नहीं रहती है, और इस चीज़ में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है उन्हें भी। बस यही कहूँगी कि जल्द से जल्द सरकार कुछ नहीं करे, क्योंकि एम्बेसी भी वहाँ की ये बोल रही है कि हमने तो अभी तक कुछ किया नहीं है, मतलब बस भी बच्चे खुद अपने रिस्क पे करवा के जा रहे हैं, और अगर कुछ भी होता है तो वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी तक तो ऐसे ही बोला जा रहा है। देखिए जी साक्षी प्रदीप, तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने दोस्तों के लिए इन्होंने मदद मांगी है सरकार से। इनका ये कहना है कि अभी एम्बेसी कुछ नहीं करी है, लेकिन सरकार कुछ करे। जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप, और साक्षी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की खबरें तक से।